हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडमेट्रिया। आई एम यूनिश। तो जैसे हम लोग एथिक्स की जो सिलेबस है उसको हम लोग डिकोड कर रहे थे और PYQ एनालिसिस कर रहे थे, उसी लाइन में हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और डिकोड कर लिया है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने चेंजेस करे हैं क्योंकि लास्ट वीडियोज़ में कुछ सजेशंस आए थे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए मैंने क्या करा है कि जो मैं चीज़ यहाँ पर फ्रेमवर्क लिख रहा था वो मैं ऑलरेडी लिख कर ले आया हूँ एंड देन उसमें थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन भी रख लिया है। तो आई होप इस बार आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर द सिविल सर्विसेज, यानी सिविल सेवा के लिए योग्यता और बुनियादी मूल्य। तो ऑब्वियसली आपने एक सिविल सर्वेंट को आप जब देखते होंगे, कि इमेजिन करते होंगे, तो कुछ वैल्यूज़ आप उनके साथ एसोसिएट करके देखते होंगे कि भाई अगर कोई सिविल सर्वेंट है तो उसकी ये वैल्यूज़ होनी चाहिए, है ना। तो जैसा हम लोग, अगर आपने आर्मी में सुना हो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वर्ड, तो जो ऑफिसर्स होते हैं उसके अंदर कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना, वो एक्सपेक्टेड होता है। तो वही चीज़ इसमें बात कर रहा है कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर कौन सी फाउंडेशनल वैल्यूज़ होनी चाहिए और साथ में एक एप्टीट्यूड भी होना चाहिए। तो ये एप्टीट्यूड क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एप्टीट्यूड के बारे में। तो एप्टीट्यूड क्या कहता है? ये अभिरुचि, ये आपकी मेंटल, मतलब आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, ये उसके चीज़ में बात कर रहा है। तो जैसे आपने ये 3 इडियट मूवी देखी होगी, है ना। तो चतुर थे इनका नाम, तो इन्होंने एक स्पीच तैयार की थी, तो और वो स्पीच आई होप आपको याद भी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इनके पास एप्टीट्यूड तो था, इनके पास दिमाग तो था कि चीज़ों को याद कर लेते थे। एप्टीट्यूड उसी चीज़ की बात करते हैं कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो आपके अंदर स्किल्स हैं, क्या कोई आप चीज़ सीख सकते हो कि नहीं, उसको हम लोग एप्टीट्यूड कहते हैं। या फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। तो आपके पास वो एप्टीट्यूड है, आप अच्छे इंटेलिजेंस हो सकता है, लेकिन जब हम उसको बिहेवियर में लेकर आते हैं, क्या वहाँ पर वो चीज़ें सूट हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं। तो ये चीज़ आपकी है एप्टीट्यूड में। तो एप्टीट्यूड आपके मेंटल एबिलिटी के बारे में बात करेगा, बट उसको जब आप अप्लाई करते हो, जब आप सोशल उसमें, आप सामाजिक ढांचे में आप आते हो, या फिर एज ए सिविल सर्वेंट आप जब सोसाइटी में आते हो, तो कैसे आप प्रॉब्लम की सॉल्व कर रहे हो, बट लोगों के जो इमोशंस हैं उनको भी आपके अंदर समझने की क्षमता है कि नहीं है ना। तो वो सारी चीज़ें आती हैं, वो हमारे आती हैं एटीट्यूड वगैरह में। तो यही चीज़ आपकी रहती है। तो एप्टीट्यूड को जब हम तैयार करेंगे, तो एप्टीट्यूड में सबसे पहले तो आपको तैयार करनी है उसकी परिभाषा क्या है और उसकी डेफिनेशन आपको तैयार करनी है। फिर आपको तैयार करने हैं उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, किस चीज़ को आप एप्टीट्यूड कहोगे। जैसे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, निर्णय लेने की क्षमता, एनालिटिकल अप्रोच, विश्लेषणात्मक आपके अंदर वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप जो भी प्रॉब्लम आता है आप उसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते। फिर आपकी कॉम्पिटेंसीज, आपकी क्षमताएं, तो ये सब आपकी एप्टीट्यूड बनाती हैं। तो ये चीज़ आपको तैयार करनी है। उसके साथ साथ कुछ आपको रियल लाइफ यानी वास्तविक जीवन के उदाहरण भी तैयार करने हैं, क्या जहाँ पर आप ये दिखाओगे कि देखो इनके पास एप्टीट्यूड था, ठीक है, बट आगे जो भी चीज़ है एटीट्यूड नहीं था कि नहीं है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इसके पास हमारे पास कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल तैयार होने चाहिए। उसके बाद हम लोग इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि भाई क्या इसका महत्व है। ऐसा नहीं कि एप्टीट्यूड बहुत बुरी चीज़ है कि वो है, इसका कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे, तो हमें सिग्निफिकेंस भी तैयार करना है, ठीक है। फिर आपको तैयार करना है इसके डिफरेंसेस विद एटीट्यूड, क्योंकि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बीच की वो लड़ाई दिखाएगा। वहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि भाई एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो अगर इन शॉर्ट अगर आपको समझना है तो एप्टीट्यूड को आप IQ के साथ बराबर कर सकते हो, यानी कि आपके इंटेलिजेंस क्वोशेंट, कि आपके पास कितना आपके पास IQ है। एटीट्यूड को आप EQ के बराबर रख सकते हो, इमोशनल क्वोशेंट, कि आपके भावनात्मक जो समझने की क्षमता है वो क्या है। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, अब देखो एप्टीट्यूड की लिमिटेशन क्या होने वाली है वो एटीट्यूड के एडवांटेजेस बताएंगे, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस हमने एप्टीट्यूड के तैयार कर ली यहाँ से, बट एप्टीट्यूड के जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो सीमाएं हैं, चुनौतियां हैं, वो कहाँ से तैयार हो जाएंगी, वो इनडायरेक्टली जब आप एटीट्यूड की एडवांटेजेस पढ़ोगे। तो जब आप कहोगे देखो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है, तो वहाँ पर आपको एप्टीट्यूड की कमियाँ दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ कर सकते हैं एप्टीट्यूड के लिए। क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आए हैं।
What do you understand by the term public servant and what kind of aptitude is considered important for the civil services? Explain. लोक सेवा, लोक सेवक से आप क्या समझते हैं? लोक सेवा के लिए आवश्यक रूप से किस प्रकार की अभिक्षमता की आवश्यकता होती है, विवेचना कीजिए। तो यानी कि आपको सिग्निफिकेंस की बात करनी है, ठीक है, और ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को लगा के चलना है कि आपके किस टाइप की एप्टीट्यूड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। जैसा मैंने कहा था, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच का ये बहुत खेल खेलेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछेगा, तो ये आपका है। फिर हमारा जो दूसरी हेडिंग है वो है आपकी फाउंडेशनल वैल्यूज, यानी कि एक सिविल सर्वेंट की आधारभूत मूल्य, ठीक है। एप्टीट्यूड आपके अंदर इंटेलिजेंस होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ साथ आपके अंदर और भी वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपने ये वेब सीरीज देखी होगी एस्पिरेंट्स की, है ना, तो जैसे ऑफिसर्स ऑलवेज ऑन ड्यूटी, तो ऑफिसर ये नहीं कह सकता भाई मेरी 9 to 5 की जॉब है, अब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके अंदर वो एक एम्पैथी होनी चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो क्या आप जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे, क्या आपके अंदर डेडिकेशन टू द सर्विस है कि नहीं है, ठीक है, यानी कि सेवा करने का आपके अंदर दृढ़ता है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, वो आपको तैयार यहाँ पर करनी है। अब देखो पहले हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको तैयार करनी चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, बट कोशिश करिए कि जितना हो सके आप कर लीजिए। इसके अलावा भी अगर आप आती हैं आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बट उन सब वैल्यूज़ में क्या आपका फ्रेमवर्क रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा आपकी प्रिपरेशन का, वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाउंडेशन वैल्यूज़ सबसे पहले आपकी, जैसे मान लीजिए इंटीग्रिटी हो गई, प्रोबिटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, ठीक है, अखंडता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, इनके बारे में आपको तैयार करना है। इसमें एक और चीज़ ध्यान देना, मैंने ये थोड़ा सा वर्ड को एक साथ में रखा है, इनके बीच का डिफरेंसेस भी आपको तैयार करना है। और मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, इनमें आपका डिफरेंसेस क्या है ये भी आपका तैयार होना चाहिए, अंतर क्या है, क्योंकि बहुत क्लोज आपके वर्ड मीनिंग होती है इनकी, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी और ऑनेस्टी, कई बार आप देखोगे ओवरलैप भी कर रहे होता है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। फिर इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, नॉन पार्टिजनशिप, गैर पक्षपाती होना, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठा, ठीक है। तो इनके बीच का भी आपको डिफरेंस तैयार करना है, ठीक है। ऐसे ही आपका अंदर टॉलरेंस, सहनशीलता, एम्पैथी, सहानुभूति, सिंपैथी, संवेदना और कंपैशन, करुणा। अब एम्पैथी, सिंपैथी एंड कंपैशन सेम चीज़ लगेगी आपको, लेकिन इनमें भी डिफरेंसेस हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। तो वो छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं वो आपके तैयार होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस हो गए। फिर आपके मान लीजिए वैल्यूज़ हो गई, डेडिकेशन टू द सर्विस, सेवा के प्रति समर्पण कितना है, लीडरशिप, ये भी एक फाउंडेशन वैल्यूज़ है, नेतृत्व करना, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होना आपके पास, ट्रांसपेरेंसी रखना, पारदर्शिता रखना अपने पास, ठीक है। फिर आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए आपके पास, है ना, डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन। तो जितना भी आप सोच सकते हो वो सारी वैल्यूज आपकी होती हैं, ठीक है। इसमें आप एक नोलान प्रिंसिपल भी आप यूज़ कर सकते हो, तो उन्होंने भी कुछ फाउंडेशन वैल्यूज़ बोली हुई हैं कि एक सिविल सर्वेंट के पास होनी चाहिए, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसके कोई लिमिट नहीं है, बट मेजर अगर आप देखोगे ये आपके मेजर आपके रहते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ में अब आपको करना क्या क्या है, सबसे पहले आपको इनके डेफिनेशन तैयार करनी है, परिभाषाएं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था डेफिनेशन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो आपका तैयार रहेगा, ठीक। फिर सिग्निफिकेंस क्या है क्या महत्व है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ एग्जाम्पल भी, ठीक है, एग्जाम्पल भी ये रहेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल का है, क्लियर कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ कलेक्टिव आप यूज़ कर सकते हो। मान लो यदि आपने 20-30 एग्जाम्पल याद कर लिए तो वो इंटीग्रिटी में भी फिट हो जाएंगे, वो एम्पैथी में भी फिट हो जाएंगे, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये एग्जाम्पल सिर्फ इंटीग्रिटी का है या फिर सिर्फ ये एग्जाम्पल प्रोबेटी का, ऐसा नहीं है, ठीक है। मोर और लेस आपके 20-30 आप अच्छे एग्जाम्पल तैयार कर लो, वो हर जगह आप इधर उधर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर महत्व, सिग्निफिकेंस क्या है इनका, इन वैल्यूज़ का, ये इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या आप इश्यूज देख रहे हो, ये वैल्यूज़ होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पा रही हैं, तो कुछ रीजंस होंगे क्यों नहीं ये लोग सिविल सर्वेंट के पास ये वैल्यूज़ नहीं हो पा रही हैं, क्यों ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, जब वो काम करते हैं तो क्यों नहीं वो अप्लाई कर पाते हैं, तो क्या क्या चुनौतियाँ उनके पास आती हैं, ठीक है। फिर कैसे आप इसको विकसित कर सकते हो, डेवलप कैसे कर सकते हो ये वैल्यू सिस्टम को, ठीक है। एक सिविल सर्वेंट, जरूरी नहीं है कि सिविल सर्वेंट ये सारी उसके अंदर ये वैल्यूज़ आपकी हों, ठीक है। अगर ये सारी वैल्यूज़ होती तो हम लोग वो करप्शन के केसेस देखते ही नहीं,
ठीक है, तो ये कैसे डेवलप की जा सकती हैं इसके बारे में यहाँ पे आप कुछ सुझाव दोगे। अब क्वेश्चन देख लो। प्रेजेंट इन ब्रीफ द नेसेसरी फाउंडेशन वैल्यूज फॉर द सिविल सर्वेंट। लोक सेवकों के लिए आवश्यक बुनियादी मूल्यों के संदर्भ में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो यानी कि आपका पूछा हुआ है कि आपकी कौन कौन सी फाउंडेशन वैल्यू है नेसेसरी है उसके बारे में बताना है। ठीक है, व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, आर दे कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सिविल सर्वेंट। तो कोड ऑफ कंडक्ट को हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ पूछ लिया, तो वही आपके जो फाउंडेशन वैल्यूज हैं वहां से आप उठाओगे कोई भी 7, आप लिख दो अपनी पसंद के। सार्वजनिक जीवन में 7 सिद्धांत क्या है। ठीक है, क्या ये सिविल सेवा के लिए आचार संहिता मूल्यांकन कीजिए। फिर आता डिस्कस एनी 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स विच यू कंसिडर इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक सर्वेंट, जस्टिफाई योर आंसर। अब आप इतने में से कोई अपनी 2 पसंद की उठा लीजिए जो आप इंपॉर्टेंट समझते हैं, आप लिखिए। और जैसे मैंने कहा था सिग्निफिकेंस तैयार करना है, तो यहाँ से आप बता दोगे कि क्यों आपने उसको उठाया है, क्यों इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हो। ठीक है, डिस्कस है तो अगर आप चाहो तो थोड़ी लिमिटेशन भी बता सकती हो। फिर आता है हाउ कैन लिबर्टी एंड ऑब्जेक्टिविटी लिबरलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी बी फोस्टर्ड अमॉन्ग सिविल सर्वेंट, गिव योर सजेशन। सिविल सेवकों के बीच में उदारता और वस्तुनिष्ठा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, अपना सुझाव दीजिए। तो मैंने क्या कहा था, हाउ टू डेवलप, विकसित कैसे किया करना है इन वैल्यूज को, तो ये आपको तैयार करना है। ठीक है, अब देखो हम लोग ये जो फ्रेमवर्क लेके चल रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। देखो अभी तक उसने क्या पूछ लिया, ऑब्जेक्टिविटी का पूछ लिया। ठीक है, और अगर मान लो अगर वो कल इंटीग्रिटी पूछता है, तो अगर हम इस फ्रेमवर्क के साथ तैयार कर रहे हैं तो हमारे पास इंटीग्रिटी को भी कैसे डेवलप करना है उसका हमारे पास सॉल्यूशन रेडी है ना। लीडरशिप को कैसे डेवलप करना है उसके भी सॉल्यूशन रेडी है। अकाउंटेबिलिटी को करना है कैसे डेवलप किया जाए वो भी हमारे पास रेडी है। तो इस टेम्पलेट का हमें ये फायदा मिल जाता है। ठीक है, तो ये जितनी रेंज पे वो जा सकता है हम उसको कवर कर सकते हैं अगर हमारी अप्रोच सही है तो। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिव है इनको डिकोड करने का सिलेबस को। अब आप देखिए, while formulating the public policies of a civil servant must safely focus on the public welfare, and while implementing those policies he must have a foresight to infer the possible unexpected consequences. Do you agree with the statement? Give argument and justification for your answer. हिंदी में एक बार देखो, धार्मिक नीतियों का निर्माण करते समय एक सिविल सेवक को केवल जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए और उन नीतियों को लागू करते समय उसमें संभावित अप्रत्याशित परिणामों का अनुमान लगाने की दूरदृष्टि होनी चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए युक्ति तथा प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। अब देखो क्वेश्चन बहुत हैवी लग रहा है। सॉरी, देखो क्वेश्चन बहुत हैवी लग रहा है बहुत आसान। जो आपने पढ़ा है बस वहीं से उठाया। पहला क्या बोल रहा है, while formulating the public policy a civil servant must safely focus on public welfare. सॉरी, जब हम पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं तब हमें पब्लिक वेलफेयर को फोकस में रखना है। दूसरा, जब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें पब्लिक पॉलिसी मस्ट हैव अ फोरसाइट टू इन्फर द पॉसिबल अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट। सॉरी, पहले पार्ट का क्या आपको नहीं लगता अगर आप एटीट्यूड को पकड़ लो तो ये एटीट्यूड की बात कर रहा है कि जब आप पॉलिसी बना रहे हो तो आपके अंदर क्या एटीट्यूड होना चाहिए, तो यानी फाउंडेशनल वैल्यूज कौन कौन सी होनी चाहिए आपके पास, है ना। सॉरी, जैसे आपकी फाउंडेशनल वैल्यूज एम्पैथी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें आप लेके चलोगे। एक मिनट, दूसरा, इंप्लीमेंट कर रहे हो तो जब आपके पास फोरसाइट होना चाहिए टू इन्फर द पॉसिबल अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहां पर आप क्या बात कर रहे हो, एक तरीके से आप एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रहे हो, है ना। कि कौन याद कर रहा है भाई, जस्ट अ सेकंड। तो यहां पर आपसे एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रहा है वो, कि भाई आपके पास कुछ एप्टीट्यूड भी होना चाहिए ताकि आपके पास इतना इंटेलिजेंस हो कि भाई आगे कौन कौन से इश्यू आ सकते हैं तो आप उसको भी पहले से फोरसाइट कर सको। तो यहां तक आप एटीट्यूड की बात करो, जैसे कि आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, आप सबको लेकर चलो, है ना, इंक्लूसिव आपको लेकर चलना है। ठीक है, दूसरा यहां पर आप एप्टीट्यूड की बात कर लोगे। तो यही तो आपने पढ़ा है, सिलेबस सही आया।
ठीक है। दूसरा देखो, हाउ इज एप्टीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट। इफ वन हैज एन इंटरेस्ट टू बिकम सिविल सर्वेंट बट डज नॉट हैव एन एप्टीट्यूड फॉर इट, देन विल ही और शी बी सक्सेसफुल एज अ सिविल सर्वेंट डिस्कस। तो अभिक्षमता के किस प्रकार रुचि से भिन्न है, तो एक इंटरेस्ट से और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंसेस है वो आपको बताना है, ठीक है। यदि किसी सिविल सेवक बनने की रुचि है लेकिन लोक सेवक के निर्धारण हेतु अभिक्षमता नहीं है, तो क्या वह लोक सेवक के रूप में सफल होगा। तो आप देखो, डिस्कस करना है तो यहां पर आप बताओगे एप्टीट्यूड की सिग्निफिकेंस, क्यों एप्टीट्यूड होना जरूरी है। फिर एप्टीट्यूड ही सिर्फ का फायदेमंद जरूरी नहीं है, उसके अलावा हमारे पास एक सही एटीट्यूड, बाकी अदर फाउंडेशनल वैल्यूज भी होनी चाहिए। तो जहां पर हमने कहा था डिफरेंसेस जब आप बात करोगे एटीट्यूड वाली, तो यहां से आप वो पॉइंट्स उठाओगे, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप एप्टीट्यूड के जब आप लिमिटेशंस भी लिख रहे हो, ठीक है, यानी कि क्या कमियां हैं, तो अगर आप अलग से लिखना चाहो तो आप अलग से भी लिख सकते हो चैलेंजेस, बट वो यहाँ से भी आपके कवर अप हो जाते हैं इस वाले पार्ट से भी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। दूसरा है टॉलरेंस इज सुप्रीम फंडामेंटल वैल्यूज, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्वेंट। तो यानी कि टॉलरेंस के बारे में पूछ लिया, ठीक है। स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्वेंट यानी कि आपको उसका सिग्निफिकेंस बतानी है। सहिष्णुता सर्वोच्च मौलिक मूल्य है, इस कथन की विवेचना एक लोक सेवा के संदर्भ में कीजिए। टुडे ऑब्जेक्टिविटी एंड डेडिकेशन इज अ नीड ऑफ आर इन सिविल सर्विस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आज लोक सेवकों में वस्तुनिष्ठ और निष्ठा समय की मांग है, कथन को सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वही ऑब्जेक्टिविटी और डेडिकेशन टू द सर्विसेज वाले में आपके सिग्निफिकेंस आप लिखोगे, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ लिया है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैशन टॉलरेंस इन पब्लिक सर्विसेज एक्सप्लेन। तो यानी कि वही सार्वजनिक सेवा में करुणा और सहिष्णुता का क्या महत्व है, समझाइए। तो यहाँ पर अगेन सिग्निफिकेंस पूछ लिया। हाउ डू द वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड द कंपैशन गेट मैनिफेस्टेड इन पब्लिक सर्विस टूवर्ड्स द वीकर सेक्शन, ठीक है। तो सहिष्णुता करुणा के मूल्य कमजोर वर्गों की और सार्वजनिक सेवा में किस प्रकार प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स उठा लोगे, ठीक है, सिग्निफिकेंस के साथ। और वही देखो टॉलरेंस यहाँ पर भी पूछ लिया, वापस पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब एक और आपकी जो वैल्यूज होती है, जैसे कि आपके मान लीजिए इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ठीक है। तो इंटीग्रिटी मतलब अखंडता हो गई, निष्पक्षता हो गई, गैर पक्षपात, है ना। तो आपने अगर ये मूवी देखी हो, और आई थिंक राजा दूल्हे राजा शायद ऐसे मूवी का नाम है ना। तो ये आपने फेमस सुना होगा डायलॉग ना, कि कादर खान जॉनी लीवर से पूछते हैं आप किसके साइड है। तो इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिसनशिप यही चीज़ तो कह रहा है कि भाई मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं जो है फैक्ट है उनके साथ हूँ, या फिर जो सत्य है उसके साथ हूँ, है ना। तो वही चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें किस टाइप से सवाल पूछे हुए हैं, जैसे इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज अ वीक, यूजलेस, बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड टेरिबल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर वर्डिंग बेशक इसने इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज यूज करी हो, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सोचो कि ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमजोर और बेकार है, ये एक तरीके से कहना नहीं चाह रहा है कि एटीट्यूड प्लस माइनस एप्टीट्यूड, नॉलेज एप्टीट्यूड ही तो है ना। और ये बाकी जो वैल्यूज हैं ये आप एक तरीके से एटीट्यूड मान लो, या फिर आप वो जो वैल्यू सिस्टम मान लो, एटीट्यूड मान लो, वैल्यू सिस्टम मान लो। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि नॉलेज के बगैर वैल्यूज, सत्यनिष्ठ ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमजोर और बेकार है। तो आपको वहां पर बताना है कि भाई इनके क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इश्यूज आएंगे, ठीक। बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड टेरिबल। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई आपके पास एप्टीट्यूड अच्छा है, आपके पास IQ बहुत है, लेकिन आपके पास वैल्यूज नहीं है, तो आप क्या हो रहे हो, डेंजरस एंड टेरिबल हो रहे हो। तो यही चीज़ तो आपकी आती है, और यही चीज़ आप डिबेट हमेशा पढ़ते हो, है ना, कि आपके ज्ञान और वैल्यूज, एथिक्स साथ में लेके चलना है कि अलग लेके चलना है। तो देखो कहने का मतलब ये बेसिक जो आपका जो आइडिया है वो वही है, वो फ्रेमिंग्स वर्ड्स को इस तरीके से कर रहा है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, तो जैसे मैंने कहा था एथिक्स में बहुत कम चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, बहुत कम आपको अप्लाई करना होता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका
What are the circumstances which are the create suspicion about the officer's integrity? वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो अधिकारी की सत्यनिष्ठा के बारे में संदेह उत्पन्न करती हैं? तो यानी कि आप क्या करोगे, चैलेंजेस भी लिखोगे कि भाई इंटीग्रिटी कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती है, ठीक है, तो वही सर्कमस्टांसेस आपके बन जाएंगे। फिर आपका इधर डिस्कस एंड इवैल्यूएट द रिलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। तब इसने इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉन पार्टिजनशिप, तो ये सारी वैल्यूज आपको दे दी है और इनके रिलेवेंस के बारे में पूछा हुआ है, यानी कि उनके सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए और मूल्यांकन कीजिए, जैसे कि सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठा और गैर पक्षपाती। फिर आप देखिए डिफाइन इम्पार्शलिटी एंड डिस्कस द रोल ऑफ इम्पार्शलिटी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वीकर सेक्शन। निष्पक्षता को परिभाषित कीजिए और कमजोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में निष्पक्षता की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो यानी आपको डिफाइन करना है, फिर आपको रोल कैसे वो सॉल्व कर रही है वीकर सेक्शन, यानी सिग्निफिकेंस आपको बताना है, क्योंकि इसमें डिस्कस दिया है तो आप थोड़े से चैलेंजेस भी बता सकते हो अगर आपके पास स्पेस बचता है लिखने के लिए, ठीक है, कि भाई कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं इनकी। फिर आपका था डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड डेडिकेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। तो जब हमने एटीट्यूड वगैरह पढ़ा था तो हमने बात करी थी ना कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं एटीट्यूड के, फिर उसके फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है, तो वह वापस आ गया। तो वस्तुनिष्ठा और निष्ठा के बीच में अंतर पूछिए, स्पष्ट कीजिए और अभिवृत्ति की संरचना और कार्यों में अंतर। फिर आपका था डिस्कस द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, इम्पार्शलिटी एंड कमिटमेंट, तो यानी कि सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की विवेचना कीजिए, निष्पक्षता और प्रतिबद्धता, ठीक है। अगेन डिस्कस है तो हमें सिग्निफिकेंस भी लिखेंगे और थोड़ा सा हम चैलेंजेस भी बता देंगे क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। फिर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग टॉलरेंस एंड कंपैशन, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, तो देखो वही चीज़ आ रही है, वैल्यूज़ को वो डिफरेंशिएट करवा रहा है, ठीक है, तो उनके बीच में हमें डिफरेंशिएशन भी हमें पता होना चाहिए। फिर आपका आ गया रिलेवेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, करेज ऑफ कन्विक्शन, पारदर्शिता, जवाबदेही, दृढ़ विश्वास का साहस, वही चीज़ आपसे पूछ रहा है। रिलेवेंस फिर से पूछ लिया उसने, कंसाइंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, डिसिप्लिन। कंसाइंस हम लोग एक अलग सिलेबस चैप्टर है आपका, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अंतरकरण, सेवा भाव और अनुशासन, तो ये सारी आपकी चीज़ें आएंगी। फिर आपके ऐसी और वैल्यूज हैं जैसे एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, सहानुभूति, सहनशीलता, करुणा, ठीक है। तो अगर आपने ये मूवी देखी हो स्वदेश, तो ये शाहरुख खान का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, कि ये लोग क्या, ये नासा में साइंटिस्ट होता है, आई होप स्टोरी आपको पता होगा ना, गांव में आते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर लोगों के पास क्या है, आपके पास लाइट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास लाइट नहीं है, ये अगर आप फील कर रहे हो, ठीक है, उसको कहा जाएगा सिंपैथी, ठीक है। बट अब आपके अंदर क्या हुआ कि आपने उनकी जगह अपने आप को रख कर देखा कि भाई कितनी बड़ी इशू है, उसको कहा जाता है एम्पैथी, सहानुभूति, ठीक है। फिर आपने उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ाया, आपने कहा कि अब मैं इसको सॉल्व भी करूंगा। तो शाहरुख खान ने क्या करा, एक आपने देखा हो एक छोटा सा डैम टाइप का बनाया था गांव में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी लाई गई। इस चीज़ को कहा जाएगा कंपैशन, करुणा, कि भाई आपने फील तो कर लिया, फील करने के बाद क्या आपने एक्शन लिया उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको चीज़ को सही करने के लिए। जब आप सही करने के लिए कदम उठाते हो तब हम उसको कंपैशन कहते हैं। तो यहाँ पर शाहरुख खान एक अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका कंपैशन का, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं। डिफाइन एम्पैथी, डिस्कस द रोल ऑफ एम्पैथी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वीकर सेक्शन। सहानुभूति की परिभाषित कीजिए और कमजोर वर्ग की समस्याओं को समाधान में सहानुभूति की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो अगेन वही चीज़ आपका जो आया था, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, ठीक है, और डिस्कस है तो थोड़ा सा चैलेंजेस भी बता सकते हैं। What are the basic requirement of compassion? What is the need of compassion toward the weaker section? करुणा की आधारभूत आवश्यकता क्या है और लोक सेवा में कमजोर वर्ग के प्रति करुणा की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी नीड आ गई, ठीक है, कि क्या आपके नीड होनी चाहिए कंपैशन के लिए, ठीक है। वीकर सेक्शन का अगेन फायदा पूछ लिया, ठीक है। हाउ कैन अ टॉलरेंस एंड कंपैशन बी फॉस्टर्ड अमॉन्ग सिविल सर्वेंट, गिव योर ओपिनियन। अब देखो फॉस्टर्ड का मतलब क्या आ गया कि भाई कैसे डेवलप किया जा सकता है टॉलरेंस और कंपैशन को सिविल सर्वेंट के बीच में, लोक सेवकों के अंदर सही शुद्धता और करुणा को कैसे पोषित किया जा सकता है। तो वही जो हमने चौथा डायमेंशन पढ़ा था कि क्या किस तरीके से हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला एक बार जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंपैशन है, तो जब आप डेफिनेशन देखोगे तो क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको आराम से कर सकते हो। फिर आपका आता है हाउ डू द वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड कंपैशन गेट मैनिफेस्टेड इन पब्लिक सर्विसेज टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, एक्सप्लेन विद
सुटेबल एग्जाम्पल, तो कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता और करुणा के मूल्य की लोक सेवा में किस प्रकार अभिव्यक्त होता है, उपयुक्त उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स उठाओगे और दिखाओगे कि देखो यहाँ पर आपके कैसे हो रहा है, टॉलरेंस कंपैशन कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक, इज देयर, इसलिए मैंने कहा आपके पास कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके पास तैयार होने चाहिए। इज देयर एनी रोल ऑफ एम्पैथी इन पब्लिक सर्विसेज, एक्सप्लेन योर व्यूज विद अ सुटेबल एग्जांपल। क्या सार्वजनिक सेवाओं में सहानुभूति की कोई भूमिका है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपनी बात समझाइए। तो अब देखो यहाँ पर फिर से रोल के बारे में पूछ लिया। ठीक, अगर आप काउंटर व्यू रखना चाहते हो तो आप उसके लिमिटेशन भी बता सकते हो। पब्लिक सर्विसेज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स अ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक्सप्लेन द वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड कंपैशन इन दिस कंटेक्स्ट। लोक सेवा की पहचान समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता और करुणा पर आधारित है। इन संदर्भ में सहिष्णुता और करुणा के मूल्यों की व्याख्या कीजिए। तो देखो टॉलरेंस, कंपैशन, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन कितना ज़्यादा बार बार रिपीट कर रहा है, और सेम वही चार हमारी जो हमारी फ्रेमवर्क है उसी चार फ्रेमवर्क के अराउंड ही घूम रहा है। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला टॉपिक है, हमारा जो अगला चैप्टर है वो है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी भावनात्मक बुद्धि, उसके कॉन्सेप्ट, डायमेंशन, इट्स यूटिलिटी, एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पर उसने खुद ही अपना स्ट्रक्चर दे दिया कि भाई ये आपको फ्रेमवर्क में चीज़ें तैयार करनी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा दो चार चीज़ें और देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले कॉन्सेप्ट, संकल्पना आपको तैयार करनी है। फिर इसमें एक जो चीज़ आपको ध्यान देनी है, देखो हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इमोशन होता क्या है वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इमोशन की डेफिनेशन आपको तैयार होनी चाहिए, कितने तरह के टाइप्स ऑफ इमोशंस, भाव आपके कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के हैं, तो वो भी आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम भूल जाता है। और एक बार उसने एक छोटा सवाल पूछ लिया था, ठीक है, कि इमोशन क्या है, नेगेटिव इमोशन क्या है। ठीक है, फिर कंपोनेंट्स, डायमेंशन, यानी कि अव्यय और घटक क्या क्या है। ठीक है, तो इसके आपके 5 होते हैं, तो वो आपको तैयार करना है। जैसे सेल्फ अवेयरनेस हो गया है ना, सेल्फ कंट्रोल हो गया है, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, फिर सोशल कंट्रोल, ये सारे रिलेशन, ये सारी जो 5 है आपके स्टैंडर्ड किताबों में मिल जाते हैं, वो आप इसको तैयार करोगे। फिर यूटिलिटी, उपयोगिता, एप्लीकेशन, तो इसने खुद ही लिखा हुआ है यूटिलिटी, एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसने दिया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ठीक है, हम लोग 2 और ऐड कर लेंगे, एक पर्सनल लेवल पे भी हम लोग बात करेंगे, भाई हमारे पर्सनल लेवल पे इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर। ठीक है, प्रशासन, शासन तो उसने बोल ही दिया है। फिर हम लोग ये देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में भी क्या इमोशनल इंटेलिजेंस को हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये सारी जो वैल्यूज़ है ना, ये कई बार होंगे, आपको केस स्टडी सॉल्व करने में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप बता सकते हो कि पर्सनल लेवल पे मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने फायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो इसमें भी हमें कुछ चुनौतियां और चैलेंजेस मिलेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, वो भी हमें तैयार करनी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो मैनिपुलेट कर देते हैं, यानी चालाकी से लोगों को भ्रम में डाल देते हैं, इमोशन उनके साथ खेलते हैं ना, तो किसी के भावनाओं के साथ खेल लिया जाता है ना, कुछ लोग उनकी भावनाएं नहीं समझ पाते हैं। फिर सब्जेक्टिविटी है, इमोशन बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, आत्मीयता है ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये इमोशन है, मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो उसको, है ना, तो बहुत सब्जेक्टिव है। आपके लिए दुख है ना, किसी के लिए वो खुशी भी हो सकती है, किसी के लिए मान लीजिए वो अच्छी चीज़ भी हो सकती है ना, तो बहुत सारी इंटरप्रिटेशन भी होती हैं। फिर मिस इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस हैं, अशुद्ध अनुमान होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आपने गलत समझ लिया उस चीज़ को, तो ये भी आपके एक चैलेंजेस आते हैं इमोशनल चैलेंज के। तो ऐसे बहुत सारे होंगे, तो ये जस्ट आपको कुछ आइडिया देने के लिए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ चैलेंजेस से मतलब है। ठीक है, फिर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कैसे कर सकते हो, विकसित कैसे कर सकते हो सिविल सर्वेंट में, तो ये आपको स्टेप बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर द गुड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सुशासन और प्रशासन के लिए संविधानात्मक बुद्धि की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो रोल पूछा हुआ है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस, थ्रो द लाइट ऑन दिस। ठीक है, तो यानी संवेगात्मक बुद्धि प्रभावशाली प्रशासनिक कार्य प्रणाली में बहुत आवश्यक है। तो यानी कि आपको क्या करना है, अगेन रोल बताना है कैसे इफेक्टिव है, यही रिपीटेड हो गया। ठीक है, ये कह लो तो 21 का रिपीटेड हो गया ऊपर वाला। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, डिस्कस इट डायमेंशन, तो डायमेंशन पूछ लिए और अंडरस्टैंड मतलब वही डेफिनेशन आप लिखोगे। हाउ विल यू अप्लाई द इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस, एक्सप्लेन, तो यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में पूछ ले कैसे आप अप्लाई करोगे, रोल। डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ इमोशनल इन एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन फायदा, प्रशासन भावनात्मक मुद्दे की विवेचना कीजिए। ठीक, इन एसेंस सोशल इंटेलिजेंस इज नॉट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बट अ मल्टी डायमेंशनल सोशल स्किल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो देखो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है और उसके डायमेंशन आपको उठाने हैं।
ठीक है। तो आपके 5 डायमेंशंस आते हैं, वो आप लिखोगे। भावात्मक बुद्धि तत्व एवं वैचारिक संप्रत्यय नहीं है, किंतु मल्टी डायमेंशनल सोशल स्किल है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा और तथा आयामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यानी कि कॉन्सेप्ट और डायमेंशंस। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे, जो है हमारा मॉरल थिंकर फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। तो भारत और दुनिया के नैतिक विचारों और दार्शनिक। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि भाई कितना हमें लिमिट करना है, क्योंकि यहाँ पर उसने बस ये लिख के छोड़ दिया है, इसमें कोई उसने बताया नहीं क्या क्या पढ़ना है। अब इसमें हमें क्या अप्रोच रख के चलनी है। हम लोग पहले तो डिवाइड करेंगे मॉरल थिंकर्स को एक भारतीय, देसी और विदेशी, फॉरेनर्स में। ठीक है, फॉरेनर्स को पहले देख लेते हैं। देखो, इसमें हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी फिलॉसफी है, जो भी ये थॉट्स बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी दर्शन की बात कर रहे हैं, उसको वो कहीं ना कहीं ले जाकर वो एप्लीकेशन रिलेवेंस पे लाएगा। यानी कि उस फिलॉसफी की प्रासंगिकता क्या है, किसमें, एज ए सिविल सर्विस लोक सेवा में, या फिर आपके कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, यानी समकालीन मुद्दे हैं, उसको रिजॉल्व करने में ये लोगों की कोई भी इनकी थिंकिंग हो, इनके विचार हो, वो कितने रिलेवेंट हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल वो यही होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर वो सिविल सर्विसेज में जा रहा है, ठीक है, तो क्या हम किन किन आप वैल्यूज पे ध्यान दोगे कि भाई ड्यूटीज की बात ऑलमोस्ट कर रहे होंगे कि कर्तव्य, चाहे वो कोई भी हो, गीता हो, गांधी हो, ठीक है। निष्काम कर्मा की ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली कोई ना कोई बात कर रहा होगा। डेडिकेशन टू द सर्विस, सेवा की दृढ़ता, ये हर कोई बात कर ही रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ब्रॉड है, ठीक है, या फिर जिनकी फिलोसॉफी कुछ इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कुछ एक अलग कॉन्सेप्ट दे दिया है, ठीक है, जैसे गांधी जी ने एक अलग कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है, बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ के कॉन्सेप्ट दे दिया, महावीर ने कुछ अपना कॉन्सेप्ट दिया है, उन कॉन्सेप्ट को हम लोग तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा वो अगर मान लो कुछ भी पूछता है, उसका एक कंपोनेंट यही होगा कि उसके एप्लीकेशन क्या है, रिलेवेंस क्या है। तो चाहे कोई भी फिलोसफी हो, सब अच्छी बातें करेंगे, कोई बुरी बात तो करेगा नहीं, है ना। सब यही कहेंगे भाई आप अपना कर्तव्य सही से करिए, लोगों के प्रति आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, और यही बातें करेंगे। तो यही चीज़ तो हमें लिखनी है। तो हमें क्यों घबराना है कि भाई वो कुछ भी पूछ ले। मोटा मोटा जो है उनको हम लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा यूपीएससी की भी हेल्प ले लेंगे कि मान लो यूपीएससी ने कोई फिलोसोफर को यूज़ करा हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हम भारतीय में जाते हैं, तो अगर हम थोड़ा एंशिएंट उसमें जाएं, थोड़ा रिलीजियस उसमें, स्पिरिचुअल में, तो गीता हो गए। गीता पे कई बार उसने सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, बट अगर देखो, अगर हमें नहीं भी पता है, तो तब भी आपको पता है ना गीता किसके बारे में बात कर रही होगी, मॉरल ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रही होंगी, है ना। कुछ गलत तो लिखा नहीं होगा। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, तब भी आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यही चीज़ हमें तो तैयार करनी है कि भाई कुछ भी आ जाए, हमारे पास बेसिक चीज़ें अगर हमारे पास तैयार हैं, तो हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, बुद्धा के बारे में आप पढ़ लेना, महावीरा के बारे में पढ़ लेना, गुरु नानक के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, कंटेम्प्रेरीज में आए तो गांधी जी हो गए, टैगोर हो गए। ठीक है, अब इनके अलावा अगर कोई भी आता है, ठीक है, जैसे सावित्रीबाई फुले के बारे में पूछ लिया है। ठीक है, तो हाँ, इसमें आप एक और कर सकते हो, जैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स होते हैं। तो वो हमने जब वो वाला चैप्टर पढ़ा था, पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था, है ना, तो वहाँ पर भी हमने कुछ लोगों के नाम ले लिए थे, है ना। तो वहाँ से आप तैयार कर लो। ठीक, तो थोड़े आपके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स, तो वहाँ पर बस बेसिकली ये पूछ सकता है कि भाई इनके कुछ प्रोमिनेंट काम हुए हों। ठीक है, वरना अगर कोई भी हो, गांधी जी भी वही बात करेंगे, टैगोर भी वही बात करेंगे, ठीक है, सावित्रीबाई फुले भी वही बात करेंगी। ऐसे नहीं कुछ अलग बात करेंगे वो लोग। ठीक है, कि भाई सब समान हैं, सब इक्वल हैं। ठीक है, भगवान के सामने सब एक जैसे हैं, तो वही चीज़ बात करेंगे। चाहे वो रामानुजन हो, वो भी यही बात करेंगे। ठीक है, तो यही हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर आप कहते हैं विदेशी, तो विदेशी में आप किनको पढ़ सकते हो, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, प्लेटो हो गए, सोक्रेट्स हो गए, एरिस्टोटल हो गए, कांत हो गए। अब इन लोगों ने कुछ कुछ टर्म्स दे रखे हैं। J.S. मिल हो गया, जॉन रॉल्स हो गए, जेनरी बैंथम हो गए, तो इन लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो अगर उसने सवाल पूछ लिया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो अगर आपको नहीं पता है, तब आप फंस जाओगे। ठीक है, तो इनके जो प्रोमिनेंट वो जो आपके हैं, वो बस हमें तैयार करने हैं और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे कांत का हो गया, डियोंटोलॉजिकल हो गया, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव हो गया मैनुअल कांत का। तो अगर उसने वो वर्ड दे दिया, तो फिर हम फंस जाएंगे, क्या पूछ लिया। तो इसलिए हमने कहा कि जो फेमस हैं, उनके कुछ प्रोमिनेंट काम हैं, उनको हम तैयार करेंगे। यहाँ पर भी इनके कुछ प्रोमिनेंट काम हैं, उनको तैयार करेंगे। इसके अलावा जो भी आएगा बहुत जनरल होगा। ठीक है, वो आराम से डील हो जाता है।
अब क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि क्या भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? टिप्पणी कीजिए। कैन भगवत गीता बी एथिकल गाइड फॉर द सिविल सर्वेंट? तो आप देखो भगवत गीता की जो भी अच्छी चीज़ है वो ही आपको लिखनी है, ठीक है। गीता का अनासक्त योग क्या है? सिविल सेवा के लिए यह क्या संदेश देता है? तो व्हाट इज गीताज अनासक्त योग? व्हाट मैसेज इट डज इट प्रोवाइड टू द सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो वही अनासक्त योग अगर आप देखो एक तरीके से किसके बारे में बात कर रहा है? निष्काम कर्म के बारे में बात कर रहा है ना। तो वही सब आएंगे कि भाई डिटैचमेंट होना चाहिए आपके, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। फिर अवसाद और आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए गीता का निष्काम कर्मयोग किस प्रकार से सहायक हो सकता है? हाउ फार गीताज निष्काम कर्मयोग कैन बी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द इंक्रीजिंग इवेंट ऑफ डिप्रेशन इन सोसाइटी। तो हमने क्या कहा था, एक वो सिविल सर्विस में पूछेगा, एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज में पूछेगा, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज जैसे आप देखोगे डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइड्स हो रही है, ठीक है, वॉर्स हो रहे हैं, तो वो सारे आपके जो समकालीन मुद्दे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम इनको, ठीक है। आचरण की शुद्धि के लिए बुद्ध द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या कीजिए। आप देखो यहाँ पर आपके जो बुद्ध का 8 फोल्ड पाथ था जो था, है ना, उसके बारे में पूछा है, तो वो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी के मत के अनुसार वे कौन से आवश्यक सद्गुण हैं जो एक आदर्श मानवीय नैतिक व्यवहार हेतु उत्तरदायी होते हैं? विवेचना कीजिए। व्हाट आर द एसेंशियल वर्च्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडियल ह्यूमन एथिकल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी? तो मैंने कहा था ना, जब अब ये फेमस लोग हैं, अब इनके हिसाब से जो इन्होंने चीज़ जो कहा है वही चीज़ आप लिखोगे। बट अगर आप देखो जो भी आइडियल और ह्यूमन एथिकल बिहेवियर है जो गांधी जी कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि गीता में अलग कहा गया होगा, बुद्धा ने अलग कहा होगा, है ना, सेम ही फिलोसफी होगी, वो भी वही कहेंगे, है ना, कि भाई आपके अंदर एम्पैथी होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, ये सब बात करते हैं इसके बारे में, है ना। फिर आप कहा था गांधी जी के असहयोग आंदोलन पर दार्शनिक दृष्टि से विचार कीजिए, ठीक है। तो यानी कंसीडर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी फ्रॉम द पॉलिटिक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा गांधी जी के बारे में कुछ चीज़ें हमें पता है, जैसे उनका सत्याग्रह हो गया, है ना, अहिंसा हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ तो हमें लिखनी है कि भाई क्या फिलोसफी का, देखिए भाई सत्याग्रह उनका वो था, उसके लिए लड़ रहे थे वो, ठीक है। फिर अहिंसा कर रहे थे, ठीक है। फिर आप इसमें बात करोगे कि मॉरल करेज की बात करी है उन्होंने, है ना, लेकिन नैतिक साहस आपके पास होना चाहिए। सत्याग्रह वही कर सकता है जिसके पास नैतिक साहस हो, है ना। फिर आपके बारे में बात करोगे एथिकल रेजिस्टेंस, इस टाइप की आपकी फिलोसफी, इस टाइप के वर्ड्स आप यूज़ करोगे। इसमें आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में थोड़ी ना लिखना है, आपको वही फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, और यही चीज़ उनकी हुई है। इसलिए मैंने गांधी जी के कुछ फेमस काम हैं, आप उनको तोड़ोगे, उनको सब उसी को आप लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। गांधी जी के नैतिक और सामाजिक विचारों का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द एथिकल एंड सोशल आइडियाज ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी के सोशल आइडियाज़ क्या है, एथिकल आइडियाज़ क्या है, उसको आप एक बार एग्जामिन कर लो, ठीक है। फिर आप देखो कांत का कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत क्या है? सिविल सेवाओं के इस सिद्धांत की क्या भूमिका, विवेचन कीजिए। व्हाट इज कांस डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूटी फॉर द ड्यूटी सेक? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस प्रिंसिपल इन सिविल सर्विसेज? तो जैसा हमने कहा था कि अगर उसने इस टाइप से वर्डिंग कर ली तब आप फंस जाओगे कि भैया कांत ने क्या कहा है क्या नहीं कहा। इसलिए हमने कि जो फेमस लोग हैं उनके हम तैयार करेंगे। कांत का नीतिशास्त्र आकारवाद और कठोरतावाद है। इस मत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा नैतिक जीवन में कांत के नैतिक सिद्धांतों के महत्व के मूल्यांकन कीजिए। कांस एथिक इज फॉर्मलिस्ट एंड रिगरिस्ट। क्रिटिकली एग्जामिन दिस व्यू एंड इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस ऑफ कांस एथिकल प्रिंसिपल इन मॉरल लाइफ। ठीक है, तो यानी कि आपके कांत के जो आपके एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। अब देखो एक और चीज़ होता है, जो भी आपके विचार होते हैं, है ना, उनको ऐसा नहीं होता कि सारे किसी के आइडियाज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो बिल्कुल सही होंगे, उनके क्रिटिसिजम्स भी होते हैं, है ना। तो ये आपने अगर फिलोसफी वगैरह जिनका ऑप्शनल हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो, आप हमेशा या फिर कहीं पर भी जाओगे, कोई भी आपने ऑप्शनल पढ़ा हो, है ना, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी थॉट्स होते हैं उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है बाद में कि भाई फला की में ये कमियाँ थे। तो यही चीज़ आपको इसमें भी तैयार करनी है कि भाई आपने ये व्यूज़ हैं, अब इनका कुछ कुछ आपकी एप्लीकेशन होगी, कुछ आपकी लिमिटेशंस भी होंगी कि छोटा ज़्यादा नहीं है, 3-4 पॉइंट्स आपके तैयार करो भाई इस आइडिया का, मान लो ये क्रिटिसिज्म थी, ये कमियां थी, ठीक है। फिर देखिए
कार्ल मार्क्स के सामाजिक और राजनीतिक विचारों के समकालीन लोक सेवा में भूमिका की परीक्षा कीजिए। एग्जामिन द रोल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स इन द फील्ड ऑफ कंटेम्प्रेरी पब्लिक सर्विसेज। वही अब पूछ लिया आपसे। सार्वभौमिक धर्म क्या है, इसके प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज द यूनिवर्सल रिलीजन, डिस्कस इट्स मेजर एलिमेंट्स। अब देखो क्या ही होगा आपका यूनिवर्सल रिलीजन में क्या ही सब लव प्रेम की बात करेंगे, कंपैशन की बात करेंगे, फॉरगिवनेस की बात करेंगे, दया की बात करेंगे, है ना, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के बारे में बात करेंगे, ईमानदारी सत्यनिष्ठा, यही सारी चीज़ें तो बात करेंगे सारे रिलीजन। तो यही आपका यूनिवर्सल हो गया। तो यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी फिलोसोफर्स हैं वही चीज़ आपकी रहनी है इसमें भी। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे, आपका है पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक सिविल सर्विस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वैल्यू और एथिक्स, ठीक है। तो जैसे आपने ये मूवी देखी हो गंगाजल, है ना, तो अगर आपको ये सीन याद हो कि ये भी पुलिस वाले होते थे, है ना, ये पुलिस वालों ने क्या करा था, किसी की आंख में एसिड डाल दिया था, उसी पे बेस्ड ये मूवी थी, ठीक है। पुलिस वाले तो ये भी थे, ठीक है। तो यही चीज़ आपको होती है कि भाई आप जो आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आपके अंदर कैसी वैल्यूज होनी है। आप सिर्फ सिविल सर्वेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ हमें तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे पब्लिक सर्विस वैल्यूज, यानी लोक सेवा मूल्य। अब देखो थर्ड चैप्टर जो हमने पढ़ा है, वहाँ से अब आपके रिपीटिशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा था कि आपके स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर अगर आपने अच्छे से ग्रिप बना लिए तो बाकी बहुत आसानी से निकल जाते हैं एथिक्स में, ठीक है। अब इसमें आपको तैयार क्या करना है, सबसे पहले वॉट, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज वैल्यूज कौन कौन सी हैं, वो क्या है, ठीक है। इसमें आप जैसे नॉलन की आप ले सकते हो, फाउंडेशनल वैल्यूज आप ले सकते हो, आधारभूत मूल्य। तो कौन कौन सी आपके फाउंडेशनल पब्लिक सर्विस वैल्यूज हैं, ये आपको तैयार होना चाहिए। महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, इश्यूज क्या हैं आपके, जैसे आप देखोगे पब्लिक सर्विस में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, रेड टेपिज्म है, लाल फीता है, ठीक है, नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, डिलेज हैं, विलम्ब है, ठीक है। फिर आप इसको क्या करोगे, सजेशन टू इम्प्रूव, यानी आप सुझाव दोगे कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, वाइल फॉर्मुलेटिंग द पब्लिक पॉलिसी इन सिविल सर्वेंट मस्ट सेफली फोकस ऑन, अच्छा ये तो हम लोग कर चुके हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज दैट अ सिविल सर्वेंट कैन एम्प्लॉयज टू ओवरकम द रेजिस्टेंस टू चेंज एंड इफेक्टिवली परस्यूड द स्टेक होल्डर्स टू सपोर्ट न्यू पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव। ये परसुएशन का कहा जाएगा। तो जो हमने एटीट्यूड वाले में पढ़ा था ना, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएट वाले, परसुएशन वाले में, ठीक है। तो अब देखो उसने लिंक कैसे करा है, परसुएशन की जो अप्रोचेज हैं उसको आपको कैसे यूज करना है टू सपोर्ट न्यू पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो अब वो न्यू इनिशिएटिव, न्यू पॉलिसी के कुछ भी रख दे, जो टेक्निक है, जो अप्रोचेज हैं परसुएशन की, वो सारी यहाँ पर लगेंगी, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। एक्सप्लेन द रूल ऑफ परसुएशन, ये परसुएशन का आ गया क्या सारे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मोरल एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज अ मोरल एजेंट, एक्सप्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट। प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिवक्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्निफिकेंस जो आपको बतानी है कि भाई मोरल एक्ट कैसे है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर एक मोरल एजेंट कैसे है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपके जितनी फाउंडेशन वैल्यूज हैं उनको आप लिखना शुरू करोगे, बताओगे कि एडमिनिस्ट्रेटर कैसे मोरल एजेंट है। अगर उसके पास इंटीग्रिटी होगी तो वो इस टाइप से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, ठीक है। अगर उसके अंदर सत्यनिष्ठा हो गई या फिर उसके अंदर कंपैशन होगा, सहानुभूति होगी, है ना, तो वो सारे आपके मॉरल एजेंट्स आपके आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना है, फाउंडेशन वैल्यूज आपको लिखनी है एडमिनिस्ट्रेटर के। फिर आपका एक और टॉपिक आता है जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि कॉर्पोरेट प्रशासन, ठीक। तो अगर आपने ये वेब सीरीज देखी हो स्कैम 1922, या फिर अगर आपने ये सुना भी होगा हर्षद मेहता स्कैम, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बात कर रहा था कि भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में आपके एक तरीके से स्कैम किया गया था, है ना। तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को इन्होंने यूज़ कर अपना मतलब बैंक्स वगैरह के साथ इन्होंने फ्रॉड वगैरह किया था स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें सिर्फ सरकार में नहीं, यहाँ पर भी हमें लेकर आनी है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस निगम शासन में सबसे पहले तो आप इसमें तैयार करोगे डेफिनेशन क्या क्या है उनकी, फिर क्या क्या इश्यूज आपके हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है। तो निगम क्षेत्र में मुद्दे क्या क्या हैं ये भी आपको तैयार करने हैं। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है, क्यों जरूरी है। फिर आपको कुछ सिद्धांत आपके होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, वो भी आपको तैयार करना है, जैसे कि रिस्पेक्ट द रूल्स, नियमों का सम्मान होना चाहिए, कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास में भागीदारी,
ठीक है, रेस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, पर्यावरण का सम्मान। ठीक है, तो इस टाइप के सिद्धांत क्या क्या आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में होने चाहिए, तो ये आपके रहेंगे। फिर आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, हितधारक कौन कौन हैं आपके, ठीक है, कॉर्पोरेट में, तो ये भी आपको तैयार करना है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको जो स्टेप लेने हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मालिक है, मालिक अपना फ़ायदा निकाला है, उसके साथ साथ आपके का जो काम कर रहे हैं वर्कर्स वो भी है, उनका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपके जो शेयर होल्ड इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा उसमें लगाया है, उनका भी आपको इंटरेस्ट को बचा के रखना है, उनका भी बैलेंस लेके चलना है। तो इन सारे स्टेक होल्डर, उसके साथ साथ आपके कंज्यूमर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप अपने वर्कर्स का फ़ायदा कर रहे हो, आप अपने इन्वेस्टर का फ़ायदा कर रहे हो, बट कंज्यूमर का नुकसान कर रहे हो। ठीक है, जो आपके उपभोक्ता हैं, तो उनका भी आपको ख्याल रख के चलना है। तो यही सारी चीज़ होती है जो आपको सबसे पहले स्टेक होल्डर्स पता होने चाहिए कौन कौन से आपके होते हैं। फिर ऑब्वियस सी बात है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं हो रही है, इश्यूज़ हैं, तो क्या तरीके होंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के, लागू करने के माध्यम क्या क्या हैं। तो एक आपका होता है कानूनी तरीके होते हैं, जैसे आपने CSR के बारे में सुना हो, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, फिर कंपनीज एक्ट में कुछ बातें कही गई हैं, पब्लिक सर्विस एक्ट में कुछ बातें कही गई हैं, तो आप उनको लिखोगे। ठीक है, कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और कोई हमारे पास तरीका है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन विद अ सूटेबल एग्जांपल द एथिकल इश्यूज इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो जैसा आपने कहा था, इश्यूज आपको तैयार करने हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर के। फिर प्राइवेट सेक्टर्स में जैसे सवाल पूछा गया, व्हाट आर द एथिकल परवर्शंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, डिस्क्राइब 3 ऑप्शंस ऑफ एथिकल लाइफ। निजी क्षेत्र की नैतिक विकृतियां क्या क्या हैं। ठीक है, नैतिक जीवन के 3 विकल्पों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 3 ऑप्शंस ऑफ एथिकल लाइफ। तो कोई भी आप एथिकल लाइफ के कोई भी 3 वैल्यूज उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, एथिकल परवर्जन इन प्राइवेट सेक्टर, देखो यहाँ से भी अगर आप करना चाहो तो, क्योंकि हम लोग इश्यूज वाला देख ही रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर वाला, यहाँ से भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा एक हमारे 7 चैप्टर में हम लोग एक देखेंगे एथिक्स, आपके जो होता है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर वाले में, जब हम एथिकल डिलेमास वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर भी आपका आ जाएगा। ठीक है, डिफाइन द एथिकल कंसर्न्स इन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन। तो सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार के परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो अब देखो गवर्नमेंट वाले में एथिक्स का एथिकल कंसर्न आपको पता ही है क्या क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप यहाँ से उठाओगे इश्यूज इन कॉर्पोरेट वाले में। ठीक, फिर हमारा अगला आता है लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कंसाइंस एज अ एथिकल गाइडेंस। नैतिक मार्गदर्शन के रूप में कानून, नियम, विनियम और विवेक, अंतरात्मा, कंसाइंस हम लोग कह सकते हैं। तो ये कैसे आपका एक एथिकल गाइडेंस होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो लॉज, रूल्स, रेगुलेशन और कंसाइंस, इनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लॉ और रूल्स में क्या डिफरेंस है, रेगुलेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा आपको तैयार करना है कैसे ये सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस है आपके, यानी कि नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत कैसे बनती हैं लॉज। ठीक है, तो आप इसमें बताओगे जैसे कि कुछ लॉज आपके हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग एथिक्स सीखते हैं। तो जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा ना सोर्स और डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स, तो वहाँ पर अपने लॉज भी आपके आते हैं कि कुछ कानून होते हैं, वहाँ से भी हमें होते, जैसे मान लो करप्शन प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट है, तो इसमें बताया गया है ना कि भाई करप्शन अगर आप करोगे, ठीक है, तो आपको पकड़ा जाएगा। तो यानी कि लॉ हमें बता रहा है कि भाई ये अनएथिकल है। ठीक है, तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है। फिर आप एक सबसे इंपॉर्टेंट है कंसाइंस, अंतरात्मा कैसे आपको बताती है। ठीक है, तो ये आप करोगे। फिर क्योंकि देखो ये हमारी सोर्स ऑफ गाइड मार्गदर्शन है, पर ऐसे नहीं कि बहुत परफेक्ट होंगी, इसमें भी कुछ लिमिटेशन होंगी, कुछ सीमाएं होंगी, तो उसके हमें सीमाएं भी हमें तैयार करनी है। ठीक है, बस यही डायमेंशन हमें रखना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे हुए हैं, इन जुडिशियल कंट्रोल, इज जुडिशियल कंट्रोल नेसेसरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन द वेरियस पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण आवश्यक है, लोक शासन में संभावित न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। तो अब देखो जब हम जुडिशियल कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर पे हमें लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ आपकी आ जाएंगी। ठीक है, वेरियस पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल्स, तो आपको पता है कि कौन कौन से तरीके होते हैं आपके जुडिशियल कंट्रोल के। ठीक है, तो वही चीज़ आपकी इसमें लिखना शुरू करोगे। फिर आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉइस ऑफ कंसाइंस, हाउ डज इट हेल्प इन परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो यानी कि वही आ गया, कंसाइंस के बारे में आपको लिखना है, डेफिनेशन आपकी हो गई, एंड हाउ इट हेल्प इन परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ सिविल सर्वेंट। तो अंतरात्मा की आवाज़ से आप क्या समझते हैं और लोक सेवा के कर्तव्यों में निर्वहन में ये किस प्रकार मदद करता है। तो यहाँ पर वही अगेन आ गया, हाउ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस कैसे है ये, वहाँ से आप पॉइंट उठाओगे और उसको लिखना शुरू करोगे कि कैसे ये आपको हेल्प करता है अपनी ड्यूटी ऑफ सिविल सर्वेंट में।
फिर आपके अगला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एथिकल डिलेमास, ठीक है, हितों का टकराव और नैतिक दुविधाएं, ठीक है। तो बेसिकली समझने के लिए अगर आपने ये मूवी देखी हो ना, जैसे कि आपने ये सुना भी होगा गाना कि किस किस को प्यार करूँ, तो एक तरीके से यही है कि भाई बहुत सारी आपके पास कन्फ्यूजन है, सब ऑप्शंस आपको ठीक लग रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारे एक होता है एथिकल डिलेमा में, दो चीज बस इतना होता है कि वो दो हो जाते हैं डिलेमास में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो गए हैं, बट समझने के लिए, आपको समझाने के लिए अब इसमें क्या क्या चीज़ आपको तैयार करनी है। देखो इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स बहुत सिमिलर हैं, तो हम लोग साथ में लेके चल लेते हैं। एक आपका था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, हितों का टकराव, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, ये अलग अलग है। एथिकल डिलेमास, नैतिक दुविधाएं, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, ठीक है, विवेक का संकट, कॉग्निटिव डिसोनेंस, संज्ञानात्मक असंगति, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप देखो तो एटीट्यूड वाले में भी हम लोग इसको कवर अप कर चुके हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपके सिमिलर हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशंस आपकी तैयार करनी है, फिर इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं ये आपको तैयार करना है, एग्जाम्पल्स तैयार कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स हमारे पास नहीं होता है, तो फिर हम इसको अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। खासकर आप एथिकल डिलेमास के, अब देखो गवर्नमेंट में, सरकारी क्षेत्र में कौन कौन से एथिकल डिलेमास आप फेस करोगे, ये आप लिखोगे। प्राइवेट सेक्टर्स में कौन कौन से आप एथिकल डिलेमास फेस करोगे, आप ये लिखोगे, ठीक है। यहाँ से एथिकल डिलेमास में अगर आप देखो केस स्टडीज भी बहुत सारी इसी एरियाज पे रिवॉल्व होती है कि भाई 2-3 सिचुएशन दे देंगे, आपको लगेगा ये सिचुएशन भी सही है, ये सिचुएशन भी सही है, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आपसे वो पूछता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपके केस स्टडीज ऑलमोस्ट इसी पे ही डिज़ाइन करी जाती हैं कि वो देखना चाहता है कि आप कैसे आप रिजॉल्व करते हो, आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, एक रूपरेखा बनाई जाती है समाधान करने के लिए, या फिर आप कह दो अप्रोचेज होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, तो वो आपको तैयार करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वर्च्यू एथिक्स को आप यूज़ कर सकते हो, यानी गुड जो आपके गुड नैतिक है, ठीक है। फिर आपकी यूटिलिटेरियन अप्रोच होती है, उपयोगिता, जिसमें आपने देखा होगा अगर सोसाइटी में ज़्यादा किसी का भला हो रहा है तो हम उसको वो वाला स्टेप लेंगे, ठीक है। गांधी तलिस्मान को हम लोग कभी कभी यूज़ करेंगे, तो गांधी जी का आपने तलिस्मान, आपने अगर एनसीईआरटी की किताब पढ़ी हो, आई एम नॉट श्योर अभी आती है कि नहीं, बट पहले के टाइम पर जो एनसीईआरटी की बुक होती थी उसमें पीछे गांधी जी का एक पेज का वो लिखा होता था, ठीक है, कि गांधी जी का तलिस्मान, ठीक है। तो उसमें बताते हैं कि गांधी जी क्या अप्रोच रखते हैं कि मैं कोई भी स्टेप लेता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि क्या इससे समाज के आखिरी इंसान, जो सबसे कमज़ोर इंसान है, क्या उसको उससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को आप यूज़ कर सकते हो, क्या, ठीक है, तो यानी निरपेक्ष आदेश जो होते हैं कांत का। जस्टिस अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो, न्याय। अब देखो जैसे मैंने आपको कहा, एथिक्स में कुछ गलत नहीं होता या कुछ सही नहीं होता, आपकी अप्रोच क्या है, आपका आर्गुमेंट क्या है। आप कह सकते हो कि भाई मैं ये स्टेप लूंगा क्योंकि मैं गांधी जी के तलिस्मान को फॉलो कर रहा हूँ, या फिर मैंने ये स्टेप लिया यूटिलिटेरियन अप्रोच के बेस पर। वो ये चीज़ चेक करना चाह रहा है, ठीक है, कि भाई यूटिलिटेरियन आपने जो स्टेप लिया, आपने जो डिसीजन लिया, वो उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ फिलॉसफी है, उसके पीछे आपने कुछ एथिक फॉलो करा है, वही चीज़ तो वो देखना चाह रहा है। क्योंकि टॉपिक ही है एथिकल डिलेमा, इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों चीज़ सही है, बट आपकी अप्रोच क्या है वो चीज़ वो चेक करना चाह रहा है, वो रीजनिंग देखना चाह रहा है आपकी। केस स्टडी में खासकर आप सॉल्यूशन नहीं देखता है, वो आपके रीजन देखता है कि आपने क्या रीजन दिया है इसके लिए, क्यों आपने ये स्टेप लिया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द एथिकल डिलेमास फेस्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट, विल द कंसाइंस हेल्प इन देयर सॉल्यूशन, डिस्कस, ठीक है। लोक सेवकों द्वारा सम्मान की जानलेवा जाने वाली नैतिक दुविधाओं की व्याख्या कीजिए और क्या अंतरकरण उनके समाधान में सहायक हो सकते हो। कंसाइंस पहले वाले से आ गया, ठीक है, तो उसमें आप बताओगे कंसाइंस के सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि कैसे वो हेल्प कर रहा है और कौन कौन से एथिकल डिलेमास आप फेस करते हो। यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर वाले आप लिख दोगे, पब्लिक सेक्टर का पूछा हुआ तो, ठीक। उसके अलावा अब आपका आता है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, ठीक है। तो डेफिनेशन तैयार करोगे, अंतर होता है इनमें दोनों में, दोनों सेम नहीं होता है, तो डिफरेंस क्या है ये आप तैयार करोगे, ठीक है। फिर इनका इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा है वो बाय डिफॉल्ट है, वो एग्जाम्पल आपके रेडी होनी चाहिए, ठीक है, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंस महत्व आपके तैयार होंगे, ठीक है। इश्यूज क्या क्या हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या सजेशंस हैं उसको इम्प्रूव करने के, आप सुझाव क्या दे रहे हो, ठीक है। फिर एक टॉपिक है जिसमें सवाल अभी तक नहीं आया है यूपीपीसीएस, बट आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपके मान लीजिए एथिक्स इन आईआर एंड फंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में और अनुदान में नैतिकता,
ठीक। तो सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके आईआर में, वो आपको तैयार करने हैं। जैसे आपने सुना होगा रियलिज्म, यथार्थवाद, ठीक है। कुछ आपने सुना होगा देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड नो परमानेंट एनिमी, है ना। कोई आपके परमानेंट दोस्त नहीं होते, स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन कोई नहीं होता, सब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप देखते हो। तो ये आईआर में फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो जैसे इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रवाद, कॉस्मोपोलिटिज्म, महानगरीय संस्कृति, तो ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े से आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि वो पूछ सकता है कि रियलिज्म क्या है। नहीं है तो आप ये यूज़ करोगे। जैसा हमने कहा एथिक्स में कोई सही कोई गलत नहीं है, आपका रीज़न क्या है। आप कह सकते हो ना कि भाई मान लीजिए फला एक इशू है आईआर का, और आप वहाँ पर कहते हो कि भाई हम तो रियलिज्म वाली अप्रोच फॉलो करेंगे, हमें तो यथार्थवाद को फॉलो करना है कि भाई हमारा फ़ायदा हो, हमें गए एथिक्स हम नहीं इतना देख रहे। एक्सेप्टेबल है, क्यों? क्योंकि आपका रीज़न सही है, ठीक है। आप कह रहे हो कि नहीं हम लोग एथिक्स इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग किसमें बिलीव करते हैं, हम लोग इंटरनेशनलिज्म में, हम यूनिवर्सलिज्म में बात करते हैं। तो वहाँ पर आप बताओगे जैसे कि भाई गांधी जी के बारे में बताओगे, ठीक है। वसुदेव कुटुंबकम का आप नाम लोगे कि टैगोर आपका कहते थे कि हम लोग यूनिवर्सलिज्म में बिलीव करते हैं, तो वो भी आपका आर्गुमेंट सही हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि एथिक्स में ये चीज़ छोड़ दो, ये टेंशन मत लो कि आंसर सही लिखा है गलत लिखा है। फोकस ये होना चाहिए कि आपके आर्गुमेंट सही है कि गलत है, ठीक है। और वो आर्गुमेंट किसी की बैकिंग होनी चाहिए, ठीक। आपकी अपनी खुद की नई फिलोसॉफी मत बना लेना, अभी इतने फिलोसोफर नहीं बने हो, ठीक है। फिर कुछ आपको तैयार करने हैं आपके इश्यूज क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे आईआर में आप देखोगे जैसे वॉर हो गया, युद्ध, क्लाइमेट, जलवायु एक आपके लिए एक इशू है, ग्लोबल कॉमन्स, ठीक है। तो वैश्विक जो कॉमन्स आपके होते हैं, जैसे कि आपके जो ओशंस हो गए हैं ना, आपने पता को हाई सीज आपने सुना हो, एक EEZ आपने सुना हो, इकोनॉमिक जो आपके होता है जोन्स होते हैं, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, उसके बियॉन्ड वाले एरियाज को हम लोग हाई सीज देते हैं, वो ग्लोबल कॉमन्स है, ठीक है। आपका जो स्पेस है वो ग्लोबल कॉमन्स, उस पर सबका हक है, ठीक है। तो अब कुछ लोग होंगे उस पर, कुछ जो डेवलप्ड जो ताकतवर देश हैं वो उस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, कमज़ोर नहीं कर पा रहे हैं, तो वही चीज़ तो कह रहा है एथिक्स, ये जो है कि भाई ये सही है कि गलत है, ठीक है। फिर आपके न्यूक्लियर वेपन के परमाणु हथियार से हैं, तो कुछ लोगों ने बना लिए हैं, कुछ लोगों ने नहीं बनाए हैं, तो क्या उससे आपके आईआर में एथिकल इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ना, नैतिक मुद्दे हैं। तो यही चीज़ तो आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। उसके लिए आप ये वाली अप्रोच फॉलो करोगे, कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे आप न्यूक्लियर वेपन का आप कहोगे कि भाई ठीक है नहीं बनाना चाहिए, तो आप बताओगे क्यों नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। आप कहोगे नहीं बनाना चाहिए, तो आप यहाँ पर बात करोगे भाई हम तो यथार्थवाद को मानेंगे कि भाई जब सबने बना लिया, जब कुछ लोगों ने बनाया तो हम भी बनाएंगे, हमें अपनी सेफ्टी करनी है, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही आपके फंडिंग्स में क्या क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है, कि जब आप फंड करते हो तो बेसिकली क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो फंड करती हैं, वो कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उनका, ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में आपको पैसा दे रही है, ठीक है। यानी कि आपके जो इंटरनल मैटर्स हैं, आपके जो आंतरिक मामले हैं वो इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे वो लोग, ठीक है। ये उनके मंशा होती है, तो यही सारी आपके इश्यूज आएंगे फंडिंग में, ठीक है। या फंडिंग टाइम पे नहीं देंगे, ठीक है, आपको आर्म ट्विस्ट करेंगे, आपको गड़गड़ाएंगे, है ना। तो आपने सुना हो दोस्त के पास पैसा लेने गए तो इतनी आसानी से नहीं दे रहा है ना, तो एहसान गिनवा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, ठीक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि आपका है प्रोबेटी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, प्रोबेटी एंड कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो गवर्नेंस में ईमानदारी, पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट, गवर्नेंस, ईमानदारी और फिलोसॉफिकल बेसिस, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, ठीक। तो सबसे पहले हमें तैयार करना है पब्लिक सर्विस के बारे में, ठीक है। तो लोक सेवा, क्योंकि इसमें खुद दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट तैयार करोगे, अवधारणा क्या है, फिर पब्लिक सर्विस के एट्रीब्यूट्स क्या है, फीचर्स क्या है, गुण क्या है, ठीक है। अब जब आप फीचर्स और गुण की बात करोगे तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है गुड गवर्नेंस का, सुशासन का। अब देखो आयरनी कह लीजिए, हमें पब्लिक सर्विस गवर्नेंस, आपको नहीं लगता कि वो अपने आप में गुड होनी चाहिए, हमें गुड गवर्नेंस बनाना पड़ रहा है। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं जो एक अच्छी पब्लिक सर्विस के हैं वो तो वैसे ही होने चाहिए थे, पब्लिक सर्विस अपने आप में अच्छी होनी चाहिए थी, है ना। तो जब आप एट्रीब्यूट्स फीचर्स पढ़ोगे तो वहाँ से फिर आप गुड गवर्नेंस का आप कॉन्सेप्ट ले सकते हो, ठीक है। बट बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक सर्विस ही अपने आप में गुड होनी चाहिए, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है, तो वही गुड गवर्नेंस अगर वो वर्ड यूज़ कर लेता है
तो वही सिग्निफिकेंस वही हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारी जो पब्लिक सर्विस है इसमें चेंजेस क्या आ रहा है, हमारी जो प्रकृति है वो बदल रही है। जैसे आपने देखा होगा निजीकरण बढ़ रहा है, ठीक है, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, बहुहितधारक अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो उसने हमारी पब्लिक सर्विस के अप्रोच को चेंज कर दिया है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, पहले हम क्वांटिटी पे फोकस करते थे। तो ये स्टेप के हमारे चेंजिंग नेचर क्या क्या आ रहा है पब्लिक सर्विस में, ये भी हमें तैयार करना है। फिर क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं हमारी सर्विस डिलीवरी में, तो सेवा वितरण में क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे आपने देखा होगा इनएफिशिएंसी हो गई, अकुशलता, इनइफेक्टिवनेस, अप्रभावी, ओपेकनेस, अस्पष्टता हो गई, डिलेज हो गए, विलम्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप इश्यूज तैयार करोगे। इसमें एक और चीज़ है कि वो इश्यूज का रीज़न क्या है, कारण क्या है, क्यों हो रहा है, ये भी हमें तैयार करना है। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है हम लोग फिर रिफॉर्म्स की बात करेंगे, समाधान की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर आपका एक वर्ड है प्रोबिटी, तो यानी सत्यनिष्ठा, तो ये एक फाउंडेशनल वैल्यूज़ भी आती हैं। तो आप सबसे पहले इसको तैयार करोगे, डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं इसमें, सजेशंस हम देंगे। फिर फिलोसॉफिकल बेसिस यानी दार्शनिक आधार क्या है, ठीक है, प्रोबिटी के, क्योंकि इसमें आप देखो इसमें खुद दिया हुआ है फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, ठीक है। तो आप बताओगे वर्च्यू, एथिक्स, यूटिलिटेरियन, डिओन्टोलॉजिकल, ये सारी आप फिलोसफी को आप यूज़ करोगे और उनके आधार पर बताओगे, ठीक है, कि प्रॉपर्टी क्या है। फिर आपके आता है कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, तो यानी आचार नैतिकता, आचार संहिता, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंसेस, क्योंकि जब आप डिफरेंसेस तैयार करोगे तो डेफिनेशन अपने आप तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कोड ऑफ एथिक्स की एडवांटेज कोड ऑफ कंडक्ट की नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट को हम थोड़ा सा कोड ऑफ एथिक्स को हम थोड़ा सा बेटर मानते हैं इन कंपैरिजन कोड ऑफ कंडक्ट की, ठीक है। फिर भी हम लोग सिग्निफिकेंस, दोनों की सिग्निफिकेंस तैयार करेंगे, दोनों का महत्व क्या है, दोनों की इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या हैं दोनों की, क्योंकि हमने कहा जैसे हम कोड ऑफ एथिक्स को बेटर मानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट से, बट कोड ऑफ एथिक्स की भी कुछ सीमाएं हैं, तो वो भी हमें तैयार करनी है। कोड ऑफ एथिक्स की भी क्या क्या सीमाएं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एथिक्स हमने बोल तो दिया कि आपको ये एथिकल चीज़ें फॉलो काम करना है, बट हम उसको मेजर कैसे करेंगे, हम पता कैसे करेंगे भाई ये एथिकल चीज़ें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि एथिक्स तो हमारे अंदर है, एथिक्स सब्जेक्टिव है। तो ये आपकी एक समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो कैसे आया है, ईमानदारी क्या है, शासन और ईमानदारी के दार्शनिक आधार के स्पष्ट व्याख्या कीजिए। व्हाट इज प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन क्लियर द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, तो ये हमने देख ही लिया, सीधा सीधा आपका आया हुआ है। आचार सिद्धांत और कोड ऑफ कंडक्ट के किन 5 सिद्धांतों को आप प्राथमिकता प्रदान करेंगे और क्यों, विवेचना कीजिए। विच आर द 5 प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट विल बी गिवन प्रायोरिटी बाय यू एंड वाई, तो जब हम कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप बताओगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और वाई मतलब सिग्निफिकेंस महत्व क्या है। सार्वजनिक जीवन का 7 सिद्धांत क्या है, क्या ये सिविल सेवा के लिए आचार संहिता मूल्यांकन कीजिए। व्हाट आर 7 प्रिंसिपल पब्लिक है, आर दे कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट, इवैल्यूएट, तो यानी कि हमारे क्या हुआ, सिविल सर्वेंट के जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं वहाँ से हमने कोई 7 अपनी उठा ली और हम उसको कह सकते हैं कि आर दे कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट, तो हम बता देंगे हाँ है, ठीक है। नहीं है तो आप बता देंगे नहीं ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स है। शासन में सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। व्हाट इज द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, जो हमने कहा था फिलोसॉफिकल बेसिस वो पूछता है, ठीक है। लोक जीवन के प्रमुख सिद्धांत क्या है, उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, तो वही फाउंडेशनल वैल्यूज आप उठाओगे। डिस्कस विद सूटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। डिफरेंशिएट आपको करना है कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में, यानी आधार संहिता और आचरण संहिता में, ठीक है, विभेद करना है हमें। फिर आपका आता है जो एक और टॉपिक है वो है आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट और आरटीआई, ठीक है। तो सरकार, आरटीआई, सूचना साझाकरण और पारदर्शिता, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई आपकी जो सरकार है ना, उसकी सारी जो वर्किंग है वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, ठीक। तो यानी जब पब्लिक के पास आएगी, अब उसके जो मीडियम होता है वो क्या क्या आपके रहेगा, ठीक है। जैसे हमने आरटीआई आपका हो सकता है, मीडिया हो सकता है, ठीक है। तो आरटीआई उसने एक अपने आप में अलग से एक मेंशन कर दिया, तो हम उसको अलग से देखेंगे, ठीक है, अपने आप में एक चैप्टर बन जाता है। बट सरकार चाहे तो खुद से भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है, ट्रांसपेरेंसी के और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आती हैं। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी में सबसे पहले तो परिभाषा क्या है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग किसको कहा जाएगा, ट्रांसपेरेंसी किसको कहा जाएगा, ठीक। फिर इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी क्यों है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ट्रांसपेरेंसी होना,
ठीक। फिर चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं ट्रांसपेरेंसी। जैसे आप देखोगे भाई आपने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट कर दी, तो आपके जो कॉन्फिडेंशियल इश्यूज है या फिर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी है तो वो थोड़ी ना हम दे सकते हैं। तो वो हमारे लिए चैलेंज है कि भाई ट्रांसपेरेंसी ऐसा भी नहीं, इन्फॉर्मेशन सब चीज़ आप कर दो, ठीक है। फिर सजेशंस क्या हैं, सुझाव क्या हैं, कैसे हम ट्रांसपेरेंसी को, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आरटीआई का देख लेते हैं। तो आरटीआई के बारे में आपको बताइए। तो आरटीआई का आपका जो एक्ट है 2005, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है। कुछ फीचर्स हैं इसके, प्रोविजंस हैं, वो आप देख सकते हो। खासकर जो इसमें अभी ये रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है तो वो आप एक तैयार कर सकते हो, क्योंकि यूपीएससी ने भी उस पर अमेंडमेंट पे ही सवाल पूछ लिया था। तो हमने जैसे देखा है कि यूपी पीसीएस फॉलो करता है यूपीएससी को, तो वो चीज़ आ जाएंगी। फिर इसके आपको इंपॉर्टेंस की बात करोगे, ठीक है, महत्व क्या है, आरटीआई क्यों ज़रूरी है, तो बताइए। फिर कुछ आपने इसमें उपलब्धियाँ, कुछ डेटाज आप इकट्ठा कर लेना कि भाई उपलब्धियाँ क्या क्या रही हैं, ठीक है, कि फला आरटीआई एक्ट से ये स्कैम एक्सपोज हो गया, तो कुछ आपके एग्जांपल्स यहाँ से तैयार हो जाएंगे, ठीक। फिर चैलेंजेस, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या इसमें कमियाँ, सीमाएं हैं इसकी। फिर उसके सुझाव दे देना, बस यही आपका फ्रेमवर्क हो गया आरटीआई के लिए। अब देखिए, सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा करें। कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन impedes the public access and involvement. In the light of this statement, discuss the importance of information sharing and transparency। देखो इंपॉर्टेंस पूछ लिया, डिस्कस पूछ लिया, तो चैलेंजेस भी बता देंगे हम लोग, ठीक है। शासन में पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार की भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो वही अगेन रोल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस पूछ लिया, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। लोक सेवा की नैतिक जिम्मेदारियां, लोकहित एवं सूचना अधिकार, तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट, तो वही आपकी आ जाएंगे। कोई भी फाउंडेशनल वैल्यूज आप लिख दोगे, ठीक है। फिर पब्लिक इंटरेस्ट एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि आरटीआई का आपका एडवांटेज रूल लिखना है, सिग्निफिकेंस लिखना है, पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे होगा। नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिकल गवर्नेंस, इलस्ट्रेट विद द एग्जांपल। अब देखो यहाँ पर इसने एथिकल गवर्नेंस पूछ लिया, मैंने जैसे कहा गुड गवर्नेंस के भी तो वही फीचर है, ठीक है, पब्लिक सर्विस के भी तो वही फीचर्स हैं, तो वही चीज़ तो आप लिखोगे, कुछ अलग थोड़ी ना लिखना है, नाम चाहे वो डाल दे कुछ भी एथिकल, ठीक है। लोक सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का निर्धारण कीजिए, जैसे नैतिक शासन, लोक जीवन में ईमानदारी। डिस्क्राइब द रिलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, एथिकल गवर्नेंस, प्रोबेटी इन पब्लिक लाइफ। तो रिलेवेंस लिखना है, वही सिग्निफिकेंस हो गया, प्रोबेटी का सिग्निफिकेंस आपको लिखना है। फिर सूचना का अधिकार अनिवार्यता केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, अपितु यह जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित करता है। द राइट टू इंफॉर्मेशन इज एक्ट इज नॉट ओनली अबाउट सिटीजन एम्पावरमेंट बट इट इसेंशियली रीडिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डिस्कस, तो वही चीज़ आपके आरटीआई का रूल, सिग्निफिकेंस, डिस्कस है। तो इसमें आप कुछ चैलेंजेस भी बताओगे कि कुछ क्या क्या कमियां भी आ रही हैं, ठीक है। फिर आपका आता है करप्शन, भ्रष्टाचार, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, सिलेबस टॉपिक के बारे में देखते भी रहते हो, काफ़ी लोगों को क्या बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो भ्रष्टाचार डेफिनेशन तैयार करोगे, क्या डेफिनेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक फार्मूला भी, एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया गया है, वो तैयार कर लेना, बड़ा अच्छा फ़ायदा रहेगा, आपका काम बच जाएगा, ठीक है। फिर आप चाहो तो टाइप्स ऑफ करप्शन छोड़ सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, डेफिनेशन में समझ जाओगे कि करप्शन सिर्फ पैसों से नहीं होता है, ठीक है। करप्शन मिसयूज, अब्यूज ऑफ पावर्स होता है, ठीक है। तो सिर्फ आपने पैसा लिया उसको करप्शन नहीं कहा जाएगा, और भी चीज़ें हैं उसको भी करप्शन की डेफिनेशन में रखा जाएगा, ठीक है। फिर रीजंस क्या है, ये अच्छे से तैयार कर लेना। कारण क्या है करप्शन होने के, तो बहुत सारे कारण आपके आएंगे, सोशल, सामाजिक कारण हो सकते हैं, ऐतिहासिक कारण होंगे आपके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। सिर्फ ये नहीं है कि भाई आपके आदमी भ्रष्ट है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कानून ही कमज़ोर है, तो ये भी आपका लीगल रीजंस होते हैं आपके, ठीक है। फिर करप्शन का इम्पैक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो कुछ पैरामीटर जैसे कि सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रशासन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमी पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सारे आपको तैयार करने हैं। फिर रिफॉर्म्स तो आपको पता ही है, सजेशंस आप दोगे, ठीक है। इसमें आप सेकंड ईआरसी वगैरह बता सकते हो, सेकंड ईआरसी ने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अगर आप कोई कमेटी यूज़ करना चाहो, कमेटी यूज़ कर लो, खुद से आप सजेशन देना चाहो, आप अपने भी दे सकते हो, तो सजेशंस आपके हो गए।
कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे लोक सेवक के द्वारा कर्तव्य निर्वहन न करना एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट इज अ टाइप ऑफ करप्शन। तो जैसे मैंने कहा था टाइप, जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे टाइप ऑफ करप्शन कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि डेफिनेट करप्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने पैसा लिया है, ठीक है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन लॉजिकली। समाज में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाए जाने चाहिए, वाक्य कीजिए। व्हाट स्टेप शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू यू टू प्रिवेंट द करप्शन। तो वही रिफॉर्म्स की बात करने लग गया। भ्रष्टाचार के कोष के दुरुपयोग प्रशासन की अक्षमता एवं राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न करता है। दिए गए कथन है परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की रोकथाम को सुझाव दीजिए। करप्शन कॉजेज मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, administrative inefficiency and obstruction in the national development. Give suggestion for the prevention of corruption in public life in the context. तो यहाँ तक क्या लिखना था आपको, इम्पैक्ट लिखना था, क्या क्या इम्पैक्ट होता है करप्शन का, वही चीज़ आपको होता है, ठीक है। फिर सजेशन दोगे कैसे आप इसको कम कर सकते हो। ईमानदार अधिकारियों के अभियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता भ्रष्टाचार के लिए एक सुरक्षा कवच है। इस कथन के परीक्षण कीजिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्शन फॉर द प्रोसिक्यूटिंग द डिसऑनेस्ट ऑफिसर इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द करप्शन। तो हमने क्या कहा था, रीजंस आपको तैयार करने करप्शन के क्या क्या रीजंस हैं, तो आप उसमें बताओगे लीगल रीजंस जब आप तैयार करोगे कि भाई कानून में कैसे लूप होल्स वगैरह आपके दे रखे हैं जिस वजह से करप्शन बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप बताओगे। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अफसर घूस इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें घूस देते हैं। यदि लोग घूस देना बंद कर दें तो घूस की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस कथन के बारे में आपके क्या विचार हैं, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, ठीक है। तो यानी कि इट इज सेड दैट गवर्नमेंट सर्वेंट्स टेक द ब्राइब्स बिकॉज पीपल ऑफर bribe to them. If people stop offering them, the problem will be resolved. What is your opinion? तो आप देखो जो मैंने कहा था अगेन, रीजंस फॉर द करप्शन आप जाओगे तो आप इसमें बताओगे कि हाँ वन ऑफ द रीजंस ये सोसाइटी दे रही है पैसा, तो वो क्यों मना करेगा। बट बाद में आप कहोगे नहीं भाई सोसाइटी नहीं, और भी तो फैक्टर्स हैं, और भी तो कारण है जिस वजह से करप्शन हो रहा है ना। तो वहाँ पर आप बताओगे कि भाई जो आपकी है भ्रष्टाचार है आप उसको खत्म कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। फिर आप देखिए, अक्सर कहा जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करती है, परंतु ऐसा उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जहां संपन्न और शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या है, उदाहरणों द्वारा उत्तर को पुष्ट कीजिए। इट इज ऑफन सेड दैट पॉवर्टी लीड्स टू द करप्शन, हाउएवर देयर इज नो डेप्थ ऑफ इंस्टेंसेस वेयर एफ्लुएंट एंड पावरफुल पीपल इंडल्ज इन द करप्शन इन अ बिग वे। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द करप्शन अमंग द पीपल, सपोर्ट योर आंसर। तो वही रीजंस पूछा है, आप देख लो, फिर से रीजंस पूछा है। तो जब आपके कई सारे रीजन तैयार हो जाएंगे तो उसमें से आप बताओगे कि हाँ पॉवर्टी कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमिक कंपल्शन भी हो सकता है एक रीजन, बट बाकी रीजंस भी हैं। तो यही तो कह रहा है ना कि भाई एफ्लुएंट और पावरफुल लोग भी आते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार की चुनौतियां क्या हैं, समाज में उन्हें रोकने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाए जाना चाहिए। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ करप्शन, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू यू। तो वही चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं हमारे करप्शन को की वजह से, यानी कि क्या क्या इम्पैक्ट करप्शन कर रहा है, ठीक है। फिर आपका एक चैप्टर, एक और कीवर्ड इसमें मेंशन है जो कि है आपका सिटीजन चार्टर। तो ये आपका सिटीजन चार्टर ऐसा कुछ लगता है, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर में क्या आपको तैयार करना है, परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है, ठीक है, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, लिमिटेशंस क्या हैं सिटीजन चार्टर की, फिर आपको कुछ सुझाव। ये फ्रेमवर्क आपको तैयार करना है, सिटीजन चार्टर के सारे सवाल हो जाएंगे। अभी तक सवाल नहीं आया यूपीपीसीएस में, बट आ सकता है क्योंकि यूपीएससी में बहुत आता है। फिर आपका एक और कीवर्ड है जैसे कि आपका है वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति, ठीक है। तो इस पर भी अगेन अभी तक सवाल नहीं आया है, बट तैयार हमें करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क कल्चर की परिभाषा क्या है वो तैयार करना है। फिर वर्क कल्चर का हमें दो तरीके से देखना है, एक प्राइवेट सेक्टर में और एक पब्लिक गवर्नमेंट में। पब्लिक सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कल्चर में क्या अंतर होता है, प्राइवेट में किस टाइप का वर्क कल्चर होता है और पब्लिक सेक्टर में किस टाइप का वर्क कल्चर होता है, कार्य संस्कृति, ठीक है। फिर आपके फीचर्स ऑफ गुड वर्क कल्चर, तो अच्छे वर्क कल्चर होने के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो आपको तैयार करने हैं। फिर बैड वर्क कल्चर के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जब आपके में बैड वर्क कल्चर यानी कि गलत खराब कार्य संस्कृति है तो उसके लिए आपको सुझाव देने होंगे, और जब आपके अच्छे वर्क कल्चर है तो उसकी कुछ आप सिग्निफिकेंस बताओगे कि भाई इसका ये फायदा होता है, तो ये आपके तैयार हो जाता है, ठीक है। सवाल आया नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि सिलेबस में मेंशन है तो हम इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एथिक्स का कंप्लीट हो गया है, सिलेबस पूरा डिकोड हो गया है जो भी था।
तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें इस बार समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।